नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार सोयल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री श्याम इमिता में। आज मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट भर्ती 2024 का ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे फिलअप कर पाओगे। स्टेप टू स्टेप आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले व ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि आपको सभी सरकारी भर्ती से जुड़ी अपडेट और उनके फॉर्म फिलअप से संबंधित जानकारी मिल सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं कि आप राजस्थान पशु परिचय भर्ती का ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप कर पाओगे। इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि आपको एसएसओ के पोर्टल पे आपको आ जाना है। यहाँ पर SSOrajasthan.go.in के पोर्टल पे आपको आ जाना है। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां पर क्लिक करके सीधे यहाँ पर पहुंच जाओगे। यहाँ पर आने के बाद में आपको यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यदि आप एसएसओ के पोर्टल पर पहली बार आए हो तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आपको अपना एसएसओ के पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। यदि आपने एसएसओ के पोर्टल पर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको अपनी एसएसओ आईडी यूजर नेम आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा और आपको अपनी एसएसओ आईडी के पासवर्ड आपको यहाँ पर फिलअप करने होंगे। और जो कैप्चा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये कैप्चा आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा और लॉगिन पे क्लिक करके आपको अपने एसएसओ के पोर्टल पर लॉगिन हो जाना है। यदि आप किसी कारणवश अपनी एसएसओ आईडी के पासवर्ड और एसएसओ आईडी भूल जाते हो तो आप यहाँ पर हाई फॉरगेट माय पासवर्ड पर क्लिक करके आप अपने एसएसओ आईडी के पासवर्ड भी रीजनरेट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं अपनी एसएसओ आईडी पासवर्ड फिल करके एसएसओ के पोर्टल पर लॉगिन हो जाता हूँ। जैसे आप यहाँ पर एसएसओ के पोर्टल पर लॉगिन होते हो तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर आपको विभिन्न सर्विसेज के ऐप आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो आपको रिक्वायरमेंट पोर्टल के ऐप के ऊपर आ जाना है। यदि आपको रिक्वायरमेंट पोर्टल का ऐप यहाँ कहीं पर शो नहीं होता है तो आप यहाँ पर क्विक सर्च के अंदर आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट टाइप करना होगा। जैसे आप यहाँ पर रिक्वायरमेंट टाइप करते हो तो आपके सामने इस तरह का रिक्वायरमेंट पोर्टल का ऐप आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट पोर्टल के ऐप पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर रिक्वायरमेंट पोर्टल के ऐप के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कि ऑनगोइंग रिक्वायरमेंट के अंदर जो भी आप आवेदन करना चाहते हो एनिमल अटेंडेंट डायरेक्ट रिक्वायरमेंट का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाता है। आपको एनिमल अटेंडेंट पशु परिचर में ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ का लिंक मिल जाता है। तो आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ के लिंक पर क्लिक करके आपको अपना फॉर्म के लिए अप्लाई कर देना है। बट इससे पहले आपको अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। यदि आपने अभी तक वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया या वन टाइम रजिस्ट्रेशन की पंजीकरण शुल्क आपने जमा नहीं किया तो सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन की पंजीकरण शुल्क आपको यहाँ पर जमा करनी पड़ेगी। जैसे आप यहाँ पर अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का पॉपअप शो हो जाएगा। वो आपको मैं यहाँ पर थोड़ा जूम करके आपको यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर जिसका मैं आवेदन कर रहा हूँ उसने अभी तक वन टाइम पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किए हैं। यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि प्लीज डू पेमेंट एंड अपडेट प्रोफाइल ऑन वन टाइम रजिस्ट्रेशन फर्स्ट। तो इन्होंने अभी तक अपनी वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रोफाइल अपडेट नहीं की है और इन्होंने इसकी पंजीकरण शुल्क भी जमा नहीं की है। तो सबसे पहले इनको अपना पंजीकरण शुल्क यहाँ पर जमा करने पे क्लिक करके आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा और वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद में आपका डेटा यहाँ पर हो जाएगा। तो आपको यहाँ से अपनी फीस कंप्लीट फीस पे क्लिक करके आपको अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन की पंजीकरण शुल्क जमा कर देनी है। बट यहाँ पर मैं जिसका भी ऑनलाइन आवेदन आपको फिलअप करके बताने वाला हूँ उसने वन टाइम रजिस्ट्रेशन या फीस यहाँ पर जमा कर रखी है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि यदि आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन पंजीकरण शुल्क आपने जमा कर रखा है तो जैसे आप यहाँ पर अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करते हो तो आपका फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए कि एनिमल अटेंडेंट के लिंक के ऊपर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करते हो तो आपने जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया था और अपनी प्रोफाइल अपडेट की थी और आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन की जो फीस जमा की थी उसकी प्रोफाइल आपको यहाँ पर दिखाई देती है। यदि यहाँ पर आपका बेसिक डाटा आपको यहाँ पर शो हो जाता है। यदि इसके अंदर आपको कोई करेक्शन करना हो तो आपको यहाँ पर अपडेट पे क्लिक करके आप इसके अंदर आप यहाँ पर करेक्शन कर सकते हो। बट यहाँ पर मेरी प्रोफाइल बिल्कुल सही है तो इसके अंदर मुझे कोई भी करेक्शन नहीं करना है। तो मैं यहाँ पर पोस्टर पे क्लिक करके आगे बढ़ जाऊंगा। जैसे आप यहाँ पर प्रोसेस पे क्लिक करते हो तो आपका फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाता है और आपका यहाँ पर जो फॉर्म है आपका 4 स्टेप के अंदर कंप्लीट करना होगा। फर्स्ट स्टेप के आवेदक का नाम, बाकी जो आपकी बेसिक डिटेल है वो जो आपने ओटीआर किया था वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया था वो वहाँ से डाटा आपका यहाँ पे फेच हो गया है। यहाँ पर आपको अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन बहुत सावधानी से पूरा करना होगा। यहाँ पर देख लीजिए जैसे आपका जेंडर भी आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया था वहाँ से फेच हो गया है। आपका फादर्स नेम और आपकी डेट ऑफ बर्थ इसके अंदर आप कोई भी करेक्शन नहीं कर पाओगे। बाकी आपको अपने मदर्स नेम आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा और ये सभी डिटेल कंफर्म करने के बाद में आपको यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आना होगा। जैसे आप यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आते हो तो सबसे पहले आपको अपनी कैटेगरी आप यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो कैटेगरी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। यहाँ पर मेरे केस के अंदर मैं एससी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ तो मैं एससी कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ।
कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर देख लीजिए कि यदि आप पीएच कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पर बताना होगा कि आप कौन सी कैटेगरी से पीएच कैंडिडेट हो। यदि आप पीएच कैंडिडेट नहीं हो तो आपने जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया था वहाँ पर यदि आपने नो कर दिया तो आपके यहाँ पर ऑटोमेटिक नॉट एप्लीकेबल आपके यहाँ पर शो हो जाएगा। यदि आप पीएच कैंडिडेट होते हो तो आप बताते हो तो उसकी उप कैटेगरी भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। ये सभी डिटेल फिलअप करने के बाद में आपका धर्म आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा कि आप कौन से धर्म से बिलोंग करते हो। जिस धर्म से भी आप बिलोंग करते हो उस धर्म का आपको यहाँ पर चयन कर लेना है। चयन करने के बाद में आपकी मैरिज स्टेटस आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा कि आप मैरिड हो या रीमैरिड हो या अनमैरिड हो या डिवोर्सेस हो। यदि आप मैरिड हो तो आपको यहाँ पर मैरिड पर क्लिक करना होगा और उसके एवज में आपको अपने जीवन साथी का नाम भी आपको यहाँ पर देना होगा। जीवन साथी का नाम देने के बाद में आपके जीवित बालक बालिकाओं की संख्या का विवरण भी आपको यहाँ पर देना होगा कि 1/6/2002 से पहले आपके कितने जीवित बालक बालिक हैं और 1/6/2002 के बाद आपके कितने जीवित बालक बालिक हैं। मान लीजिए कि 1/6/2002 से पहले आपके कोई भी जीवित बालक बालिक नहीं है तो आप उसकी जीरो की एंट्री कर सकते हो। बाद में आपको एक बालक है तो आप उसके इस तरह की एंट्री आप यहाँ पर कर सकते हो। बट यदि आप अनमैरिड हो तो आपको यहाँ पर अनमैरिड पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर अनमैरिड पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर जीवन साथी का जो नाम है सपोज नेम है वो यहाँ पर आपका हाइड हो जाएगा और आपको यहाँ पर जीवित बालकों की संख्या के अंदर आपको यहाँ पर 0 की एंट्री कर देनी है। और यहाँ पर आपको फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको अपने मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करने होंगे। यहाँ पर आपके अपने एक्टिव मोबाइल नंबर फिलअप करने होंगे जिसके अंदर आपका एडमिट कार्ड यहाँ पर फैच कर दिया जाएगा। फिर आपके कोई व्हाट्सएप मोबाइल नंबर है तो आपको यहाँ पर व्हाट्सएप मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ पर फिलअप कर देने हैं। ये सभी डिटेल फिलअप करने के बाद में आपको यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आना होगा और नीचे आने के बाद में यहाँ पर देख लीजिए कि आपको अपनी ईमेल आईडी एक्टिव ईमेल आईडी आपको देनी होगी जो कि आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन फैच हो जाएगी और आपके यहाँ पर आधार कार्ड नंबर भी आपके वन टाइम रजिस्ट्रेशन से आपको यहाँ पर फैच हो जाएंगे। फिर नीचे अप्लाइंग फॉर के अंदर आपको यहाँ पर देख लीजिए कि अप्लाइंग फॉर क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है। यदि आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना होगा। यदि आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित नहीं है तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना होगा। या आप टीएसपी एरिया से बिलोंग करते हो या नॉन टीएसपी एरिया से बिलोंग करते हो उसका विवरण है। तो यहाँ पर मैं राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से बिलोंग नहीं करता हूँ तो मैं यहाँ पर नो पर क्लिक कर देता हूँ। नो पर क्लिक करने के बाद में आपका कॉर्पोरेट एड्रेस आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। सबसे पहले आपके विलेज पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर देना होगा। विलेज पोस्ट का नाम देने के बाद में आप कौन सी तहसील या ब्लॉक से बिलोंग करते हो उसका नाम आपको यहाँ पर देना होगा और डिस्ट्रिक्ट का नाम भी आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। इस तरह से आपको अपना एड्रेस फिलअप करना है। एड्रेस फिलअप करने के बाद में आपका स्टेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद में आप अपनी डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट करनी होगी कि आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। आपके जो भी परमानेंट एड्रेस है वो एड्रेस से आपको फिलअप करना होगा। फिर आपकी गांव का नाम फिलअप करना होगा। गांव का नाम फिलअप करने के बाद में आपकी एरिया के पिन कोड नंबर भी आपको यहाँ पर देने होंगे। ये सभी आपके डिटेल कॉर्पोरेट एड्रेस फिलअप करने के बाद में आपको यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आना होगा। यहाँ पर देख लीजिए कि आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना होगा और नीचे आने के बाद में यहाँ पर आपका कैंडिडेट वेरिफिकेशन स्टेटस यदि आपने आधार से अपना ओटीआई वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको कुछ भी आपका ऑटो वेरीफाइड हो जाएगा। यदि आपने जो अपनी ओटीआई किया है वो आपने जनाधार के माध्यम से किया है या एसएसओ आईडी के माध्यम से किया है तो आपको अपना यहाँ पर आधार आपको यहाँ पर वेरीफाई करवाना पड़ेगा। ये सभी डिटेल्स कंप्लीट करने के बाद में आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करते हो तो आपके फॉर्म की सेकंड स्टेप यहाँ पर ओपन हो जाती है। तो सबसे पहले आपको अपनी डोमिसाइल डिटेल आपको यहाँ पर कंप्लीट करनी होगी। तो यहाँ पर देख लीजिए कि आपकी डोमिसाइल डिटेल आपको यहाँ पर कंप्लीट करनी होगी। आपको यहाँ पर बताना होगा कि आप नेशनलिटी क्या है। यदि आपकी नेशनलिटी इंडियन है तो आपको यहाँ पर इंडियन सिलेक्ट कर लेना है और आपका होम स्टेट का नाम आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। होम स्टेट का नाम सिलेक्ट करने के बाद में आपका गृह जिला आपके होम डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा और होम डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट करने के बाद में आपका गृह ब्लॉक का नाम भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। गृह ब्लॉक का नाम सिलेक्ट करने के बाद में आपकी तहसील का नाम भी आपको इस तरह से यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर केवल मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ और आपका विलेज का नाम भी आपको इस तरह से आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे भी डिटेल फिलअप करने के बाद में यदि सेटल इन इंडिया फ्रॉम अदर कंट्री यदि आप अदर कंट्री से इंडिया के अंदर सेटल हो तो आपको यहाँ पे जस्ट पे क्लिक करना होगा। यदि आप इंडिया से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना होगा और ये आगे का जो ऑप्शन है ये आपका यहाँ पर हाइड हो जाएगा। जैसे भी डिटेल फिलअप करने के बाद में आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना होगा और नीचे आने के बाद में आपको कुछ स्पेशल कैटेगरी दी गई है उसके अंदर आपको यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग यस नो में आपको अपना आंसर देना होगा। जैसे कि आर यू एक्स सर्विसमैन क्या आप भूतपूर्व सैनिक हो। यदि आप भूतपूर्व सैनिक हो तो आपको यहाँ पर यस पे क्लिक करना होगा अन्यथा आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना होगा। यदि आप उत्कृष्ट कार्डियो हो स्पोर्ट पर्सन हो तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना होगा और यस पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर बताना होगा कि आपने नेशनल खेला या इंटरनेशनल खेला है। बट यहाँ पर मैं जिसका भी आवेदन कर रहा हूँ स्पोर्ट पर्सन नहीं है तो मैं यहाँ पर नो पर क्लिक कर देता हूँ। नो पर क्लिक करने के बाद में यदि आप एनसीसी कैडेट हो तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना होगा अन्यथा आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करने देना है। क्या आप भूतपूर्व कैदी हो यदि आप भूतपूर्व कैदी हो तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है अन्यथा आपको यहाँ पर नो पे क्लिक करने देना है। ये सभी डिटेल फिलअप आपको आपके अकॉर्डिंग फिलअप करनी होगी।
क्या आप मौजूद राज्य सरकारी कर्मचारी? यदि आप मौजूद राज्य सरकारी कर्मचारी तो आपको यहाँ पर इस जस्ट पे क्लिक करना होगा और आपको यहाँ पर बताना होगा कि आप कौन से डिपार्टमेंट से एम्प्लॉय हो। बट यहाँ पर मैं जिसका भी यहाँ पर आवेदन कर रहा हूँ वो स्थायी कर्मचारी नहीं है, तो मैं यहाँ पर नो पर क्लिक कर देता हूँ। नो पर क्लिक करने के बाद में एनी एडिशनल एज डिडक्शन, यदि आप आईडी में छूट चाहते हो और इस कैटेगरी से आपको यहाँ पर बिलोंग करते हो तो आप वो कैटेगरी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी आईयू में छूट छाने के लिए, यदि आप आदमी पर्सन हो वगैरह वगैरह। बट मैं इस कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता हूँ तो मैं यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल पे लिंक पे क्लिक कर देता हूँ। इस तरह से आपको यहाँ पर डिटेल फिलअप कर देनी है और आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करते हो तो आपके सामने यहाँ पर थर्ड स्टेप आपकी यहाँ पर ओपन हो जाती है और थर्ड स्टेप के अंदर आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी होती है। तो सबसे पहले आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल फिलअप करने के लिए आपको यहाँ पे चेक बॉक्स का चिन्ह दिया हुआ है, आपको यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करना होगा। चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर 10th क्लास की डिटेल आपकी यहाँ पर फिलअप करनी होगी। सबसे पहले यहाँ पर स्टार मार्क लगा हुआ है तो आपको कम से कम 10th क्लास की डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करना कंपलसरी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर विषय समूह के अंदर आपको बताना है कि आपके 10th क्लास के अंदर क्या सब्जेक्ट है। तो आपको यहाँ पर अपनी 10th क्लास के अंदर आपके यहाँ पर सब्जेक्ट है वो आपके यहाँ पर फिलअप करना होगा। आप चाहो तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल की भी एंट्री आप यहाँ पर कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल की एंट्री भी इस प्रकार से फिलअप कर सकते हो, या आप यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट की भी एंट्री आप यहाँ पर कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पर बताना होगा कि आपने 10th क्लास कौन से बोर्ड से पास किया था, कौन से विश्वविद्यालय से पास किया था, उसकी डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। यहाँ पर मेरे केस के अंदर मैंने यहाँ पर 10th क्लास RBSC अजमेर से पास किया था, मैं यहाँ पर RBSC अजमेर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपके 10th क्लास के जो भी रोल नंबर हो वो रोल नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करने होंगे। यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर कुछ भी लिख के बता रहा हूँ। आपको अपने 10th के मार्कशीट के ऊपर से आपको अपने रोल नंबर 100 देखने और वो फिलअप आपको यहाँ पर करना होगा। फिर आपका परसेंटेज, आपका जो 10th क्लास का रिजल्ट था वो सीजीपीए में था या ग्रेड में था या परसेंटेज में था, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। सीजीपीए में था तो आपको यहाँ पर सीजीपीए सिलेक्ट करना होगा और उसका सीजीपीए आपको यहाँ पर बताना होगा। बट यहाँ पर मेरे 10th क्लास का रिजल्ट या परसेंटेज में था तो मैं परसेंटेज पे क्लिक कर दूंगा। यदि आप इस साल 10th क्लास के अंदर हो, आपका अब तक रिजल्ट नहीं आया, तो आप यहाँ पर रिजल्ट अवेटेड या अपरिंग पर क्लिक करके आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पर अपरिंग पर क्लिक करते हो तो आगे के जो ऑप्शन है वो आपके यहाँ पर हाइड हो जाएंगे यदि आप 10th क्लास पास आउट नहीं होते हो तो। बट यहाँ पर मैं 10th क्लास पास आउट हूँ, जिसका मैं आवेदन कर रहा हूँ 10th क्लास पास आउट है, तो मैं यहाँ पर उसका रिजल्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ परसेंटेज के अंदर। भी आपने 10th क्लास का पास किया था उसकी एंट्री भी आपको यहाँ पर कंप्लीट करनी होगी। यदि आपने 10th क्लास मैंने यहाँ पर 10th क्लास 2019 में पास किया था तो मैं 2019 की यहाँ पर एंट्री कर लेता हूँ। फिर आपके 10th क्लास के अंदर कितने परसेंटेज बने थे उस परसेंटेज की एंट्री भी आपको इस तरह से करनी है। 10th क्लास की डिटेल फिलअप करने के बाद में आपको 12th क्लास की डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। 12th क्लास के अंदर आप यदि आप पास आउट हो तो 12th क्लास के अंदर आपके क्या सब्जेक्ट थे वो सब्जेक्ट का नाम आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ कि यदि मेरे 12th क्लास में आर्ट्स था तो मैं यहाँ पर आर्ट्स फिलअप कर लेता हूँ। उसके बाद में आपने 12th क्लास कौन सी बोर्ड से पास किया था उस बोर्ड का नाम भी आपके यहाँ पर आ जाएगा है। 12th क्लास के रोल नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करने के बाद में आपका 12th क्लास का जो रिजल्ट था वो परसेंटेज में था या किसमें था वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। परसेंटेज में था तो आपको यहाँ परसेंटेज सिलेक्ट करना होगा और 12th क्लास आपने कब पास किया था उसकी एंट्री भी आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है और आपके 12th क्लास में कितने परसेंटेज थे उसकी एंट्री आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है। यदि आपने ग्रेजुएशन फिलअप कर रखा है तो आप यहाँ पर ग्रेजुएशन की एंट्री भी कर सकते हो। यदि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो आपकी फॉर्म की फोर्थ स्टेप आपको यहाँ पर ओपन हो जाती है। यहाँ पर आपके फोटो और सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करने होते हैं। यहाँ पर देख लीजिए कि आपकी जो फोटो आप यहाँ पर अपलोड कर रहे हो उसकी साइज आपकी 50 KB से 100 KB के बीच में होनी चाहिए और उसका फॉर्मेट आपका JPEG के अंदर होना चाहिए। यहाँ पर जो आप सिग्नेचर अपलोड कर रहे हो उसकी साइज आपकी 20 KB से 50 KB के बीच में होनी चाहिए, उसका फॉर्मेट भी आपका यहाँ पर JPG के अंदर होना चाहिए। आपको यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके आपको फोटो जहाँ पर भी सेव है वहां से आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद में यदि आपके बॉडी मार्क्स हो तो आपको यहाँ पर बॉडी मार्क्स की एंट्री आपको यहाँ पर करनी होगी। यदि आपके कोई बॉडी मार्क्स नहीं है तो आप यहाँ पर नो मार्क की भी एंट्री यहाँ पर कर सकते हो। इस तरह से आपको यहाँ पर नो मार्क की एंट्री कर देनी है यदि आपके कोई बॉडी मार्क नहीं है तो। इस यस पर डेट फिलअप करने के बाद में आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए जैसे आप यहाँ पर फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद में आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करते हो तो आपके फॉर्म का प्रिंट प्रूफ आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। आपके फॉर्म के प्रिंट प्रूफ को आपको अपनी डिटेल को यहाँ पर एक बार अच्छी तरह से चेक कर लेना है कि इसके अंदर आपकी कोई गलती तो नहीं है।
यदि आपकी इसको अच्छी तरह से चेक करने के बाद में आपको यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद में यदि आपकी फॉर्म के अंदर भूल से भी आपकी कोई गलती रह जाती है तो आपको यहाँ पर चेक बॉक्स पे क्लिक करना होगा और चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर अपडेट पे क्लिक करके आपको अपने फॉर्म को यहाँ पर अपडेट कर लेना है। यदि आपने अपने फॉर्म को अच्छी तरह से चेक कर लिया, उसके अंदर आपके कोई भी गलती नहीं है, तो आपको यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना होगा और चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद में आपको अपना फाइनल सबमिट पे क्लिक करके आपको अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट कर लेना है। यहाँ पर फाइनल सबमिट करने के बाद में आपकी फॉर्म की आपको फाइनल प्रिंट आउट वहां पर शो हो जाएगी। वहां से आपको अपने फॉर्म की प्रिंट आउट ले लेनी है और आपके पास संभाल के रख लेनी है। तो इस तरह से आप अपना पशु परिचय भर्ती 2024 का फॉर्म फिलअप कर सकते हो। आज मुझे आपको यही जानकारी देनी थी। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में भी आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन और इस तरह की अपडेट मिल सके। धन्यवाद।